अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम खुले माहौल में खुले दिल के साथ अदम बर्दाश्त पे बात करना चाहते हैं। ये क्यों है? और अगर हम अपने मुआशरे को देखें, अपने तबक़ात को देखें, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, किसी भी तबके से है, वो बर्दाश्त उसमें कम हो रही है। आज हमने ये भी देखना है कि इस बर्दाश्त को, अदम बर्दाश्त को ख़त्म कैसे करना है, सलूशन क्या है। इसी हवाले से हमने डिस्कशन करनी है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी अहम शख्सियात आज मेरे पैनल में मौजूद हैं। सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं चौधरी यासीन साहब। चौधरी यासीन साहब ने पूरी उम्र जो है वो मज़दूर यूनियन में गुजारी, मज़दूर के मसाइल को समझा और वो उनकी नफ्सियात से भी बहुत अच्छी तरह वाक़फ़ हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर फौजिया, समाजी शख्सियत हैं, समाज के हर तबके तक उनकी रसाई है और उनसे इनका राब्ता रहता है। यकीनन ये जानती होंगी कि अदम तहफ़्फ़ुज़, अदम बर्दाश्त क्यों है। उनके साथ डॉक्टर अबादुल हक साहब हैं, माहिर नफ्सियात हैं। इनसे हम वो जो चीज़ें जो हैं कि ज़ात के अंदर जो आम आदमी से छुपी होती हैं उनके बारे में बताएंगे कि अदम बर्दाश्त क्यों है। और इसी के साथ साथ हमने देखना है कि मुआशरे में एक मुहाफ़िज़ का किरदार क्या है। DSP इरशाद अबड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस बहुत ज़्यादा नफ्सियात भी जानती है, बड़े करीब से जाकर तमाम मामलात को देखती है। और उनके साथ एक बहुत अहम शख्सियत सलीम शहजाद की एंकर पर्सन हैं, शायर हैं और अदीब हैं, लिखारी हैं, मज़ामीन लिखते हैं और वो भी बताना चाहते हैं कि अदम बर्दाश्त क्यों है। लेकिन बातचीत हमने शुरू करनी है चौधरी यासीन साहब से। चौधरी यासीन साहब, बर्दाश्त करना, लेकिन कहते हैं कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है। लेकिन हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पे अदम बर्दाश्त है, तलखी है मुआशरे में। आप मज़दूरों के, इंसानों के और हर तबके के बहुत करीब रहते हैं, क्या कहते हैं आप? मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी बर्दाश्त की कमी वाक़या हुई है। इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर नाइंसाफ़ी बहुत बढ़ गई है। चूँकि मेरा ताल्लुक़ मज़दूर यूनियन से है, मैं पाकिस्तान भर के मज़दूरों का सेक्रेटरी जनरल भी हूँ और मुझे इत्तफ़ाक़ होता है जब मैं देखता हूँ कि मज़दूर जो है उसके साथ बहुत ज़्यादती और जुल्म हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुआशरे के अंदर एक ऐसा तबका है जो एक सोच रखता है, माइंड सेट रखता है, उसे बदलना है अपने आप को। जो वसाइल हैं अल्लाह ताला ने सारे इंसानों के लिए दुनिया के अंदर, अब वसाइल के ऊपर कुछ लोगों का कब्ज़ा है और कुछ लोग जो हैं वो ख़ते गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यकीनन फिर ये दूसरी बात, दीन से बहुत दूरी है। दीन, हमारा जो मज़हब है वो अमन भाईचारे का दर्स देता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बड़ों का एहतराम करें, अदब करें, और बड़ों से कहा गया कि आप छोटों के साथ शफ़क़त और प्यार से पेश आएँ। मैं समझता हूँ अगर सिर्फ इसको बुनियाद बना लिया जाए तो मुआशरे के अंदर ये जो अदम बर्दाश्त है ये ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मैडम, आप समाज में जाते हैं, समाज के लोगों से आपका राब्ता है और बड़े करीब से आपने तमाम मामलात को देखा है। एक समाजी शख्सियत के हवाले से जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपने स्टडी किया होगा कि अब बर्दाश्त की कमी क्यों हो गई है। पहले तो एक चीज़ डिस्कस करूं कि जो बर्दाश्त है वो बेसिकली एक क्वालिटी है, उसको हम एक खूबी का नाम देते हैं। ये एक क्वालिटी है जो इंसान के अंदर डेवलप इंसान को करनी चाहिए। अब होता ये है कि अब जैसे चौधरी साहब ने ज़िक्र किया कि मज़दूर का इनकम का इशू है। अब अच्छा, एक तबके का तो इनकम का इशू हम बात करते हैं कि उसको इनकम का इशू है जिसकी वजह से उसमें अदम बर्दाश्त है। दूसरी तरफ आप किसी बिजनेसमैन को देख लें, उसमें भी अदम बर्दाश्त है। उसकी वजह ये है कि उसकी अपनी क्लाइंटेज है, अपना बिजनेस सर्कल है जिसमें वो काम करता है, उसको इश्यूज क्रिएट होते हैं और उसमें बर्दाश्त की। वो बॉस क्या करता है कि जब वो निकल के अपने ऑफिस से पास कर रहा होता है, अपने पैसेज से गुजर रहा होता है, या अपने किसी एम्प्लॉय को बुलाता है, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का जो वो शिकार हुआ होता है वो अपने उस एम्प्लॉय पे इम्पोज करता है।
جب وہ اپنے اس امپلائی پہ کسی چیز کو امپوز کر رہا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے جب اپنے باس کی اس طرح کی فرسٹریشن کا شکار باس سے جب اپنی باتیں سن کر باہر نکلتا ہے تو وہ ایک چیز چاہے اس میں برداشت ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ کام کے برڈن کو لے کے تو وہ بھی تھوڑا سا عدم برداشت کا شکار ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی عدم برداشت کا تعلق فائنانس سے تو ظاہر ہے, آپ کو فائنینشیل کرائسس آئیں گے, آپ نکلتے ہیں, آپ کو بہت سارے کرائسس کو فائنینشلی فیس کرنا پڑتا ہے, تو آپ کی قوت برداشت کم ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب اچھا چلیں یہ تو فائنانس کا, اب روڈ پہ چلتے ہوئے لوگ بہت, آپ اس بات سے اتفاق کریں گے, بہت اچھی اچھی گاڑیوں میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں, انہیں شاید بظاہر دیکھنے والے کو لگ رہا ہوگا کہ اسے کوئی فائنینشیل کرائسس نہیں ہے, لیکن وہ برداشت نہیں کرتے. سگنل ریڈ ہو جائے گا, اس کے باوجود ان کی کوشش ہوگی کہ اگر ہم سٹارٹ میں ہیں تو ہم اس سگنل کو کراس کر جائیں, وہ چاہے کوئی اچھی گاڑی میں ہے چاہے چھوٹی گاڑی میں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بھی برداشت کا مظاہرہ نہیں میڈم کرتے کہ جب سگنل ریڈ ہوا. ہم برداشت کو چھوڑ دیتے ہیں, عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں, تو معاشرے پر مجموعی طور پر اس کے اثرات کیا ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں معاشرے میں ایک سویلائز سوسائٹی نہیں ہم بنا سکتے. اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ ہماری اگر برداشت نہیں ہے تو ہماری سوسائٹی سویلائز نہیں ہو سکتی, ہماری گاڑیاں کیوں میں کھڑی نہیں ہو سکتی, ہم کیوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے, ہمارے جو آفیسز ہیں, ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, اس کے اندر کوئی بھی سویلائز نہیں ہو سکتا. اگر ہم کسی کاؤنٹر پہ جائیں گے اور ہم آرام سے تسلی سے اپنی باری آنے کا انتظار نہیں کریں گے تو ہم بھی برداشت کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہوں گے, اور جو کاؤنٹر پہ ہماری پرابلمس کو سن رہا ہے یا ہمارے لیے کام کر رہا ہے, ادھر وہ بینک کاؤنٹر ہے, کوئی ہاسپٹل کا کاؤنٹر ہے, وہ بھی عدم برداشت کا شکار ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ برداشت کی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ جی برداشت کا مادہ کم ہو رہا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, کس طرح کم ہوتا ہے انسانوں کے اندر یہ برداشت کا مادہ, یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے یا پھر کیوں کم ہو رہا ہے؟ آپ تو ماہر نفسیات ہیں. بالکل, اگر نفسیاتی پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں تو عدم برداشت یا جو اس کا ریئیکشن ہے, فرسٹریشن یا اینگر یا غصہ, وہ نفسیاتی بیماریوں کی علامات بھی ہو سکتی ہیں. جو آج کل ہمارے دور میں جو کامن ہے سب سے زیادہ ڈپریشن, اور ڈپریشن کے ساتھ انگزائٹی, ڈرگ یوز ڈس آرڈرز جو سبسٹنس یا نشہ آور چیزیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ شخصیت کے مسائل, مشکلات ہوتی ہیں, پرسنالٹی ڈس آرڈر. اچھا, اب ان کی انڈائریکٹلی علامات ایسے سامنے آتی ہیں کہ بندہ فرسٹریٹ جلدی ہو جاتا ہے, بندہ غصہ کرتا ہے, غصہ لوگوں پہ نکالتا ہے. اگر ہم ان کی وجوہات پہ جائیں تو وجوہات جس طرح میڈم نے بتایا یا یاسین صاحب نے بتایا کہ سماجی مشکلات وغیرہ, وہ تو ایک پہلو ہیں. فائنینس ایک پہلو ہے اس کا, گھریلو مشکلات, ساس بہو کے جھگڑے, گھر میں جو فائنینس کی وجہ سے جو ایشوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ورک پلیس پہ جو ایشوز ہوتے ہیں, کانفلکٹس چل رہے ہوتے ہیں, سینئر نے جونیئر کو کچھ کہہ دیا, جو ایک دن بھی سینئر ہوگا وہ اپنی سینیورٹی جھاڑے گا. یہ کچھ مثالیں ہیں جو سوشل ایشوز ہیں جو ایک بندے کو پری ڈسپوز کرتے ہیں کہ وہ اس نفسیاتی بیماری کی طرف جا رہے ہوں. اگر نفسیاتی بیماری نہ بھی ہو تو وہ ایک کانسٹنٹ سٹریس والی سچویشن میں تو رہیں گے. اب سٹریس جب ہوتا ہے تو لاشعوری طور پہ کچھ ایسے ہمارے ڈیفنس میکنزم ہیں جو لوگ ظاہر کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں لگتا, جس طرح غصہ کرنا, اور وہ بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ یار یہ تو میں نے غلط کیا. وجوہات پہ تو ہم بات کر رہے ہیں, ابڑو صاحب کے تجربات سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے کہ ابڑو صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ناظرین, کیونکہ ابڑو صاحب پولیس کے ڈی ایس پی ہیں تو وہ ان ساری چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں. تو ابڑو صاحب, آپ نے یہ ساری صورتحال کو جو ہمارے پینلسٹ بتا رہے ہیں کہ برداشت کی کمی ہے, آپ تو قریب سے دیکھتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ ایک تو دین سے دوری ہے, اس کے بعد سے انمپلائمنٹ ہے, پھر اسٹریس ہے, چاہے وہ امیر سے امیر تر ہو چاہے غریب سے غریب تر ہو, اس میں اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے. جب وہ گھر سے اسٹریس میں نکلتا ہے تو وہ سارا اسٹریس آ کے دوسروں پہ نکالتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہ گھر سے ہی اپنا بھرپور اسٹریس میں آتا ہے اور ادھر وہاں پر آ کے یہ دوسروں پہ آ کے ڈراپ کرتا ہے. ایک اشارے پہ کھڑا ہوا ٹھیک ٹھاک آدمی سامنے دیکھتا ہے کہ ریڈ ہے, لیکن اس کے باوجود اشارہ کراس کرتا ہے, اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتا ہے دوسروں کو, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کیوں نہیں برداشت کر رہا؟ کافی لوگ ہیں بہترین بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں, لیکن وہ اپنے اسٹیٹس کا استعمال کرتے ہیں کہ جی میں سب سے پہلے نکلوں.
वो कहते हैं हमारे लिए कानून नहीं है, छोटे के लिए कानून है। जब हम किसी को रोकते हैं तो वो हमारे गले पड़ जाता है। सलीम शहजाद, आप इस पे प्रोग्राम करते हैं, आप इस पे लिखते हैं, आपने इस पे कॉलम लिखे, आपने इस पे शायरी भी की, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। वज़ीर आज़म साहब ख़ुद कहते हैं कि 2 कानून हैं, बड़े लोगों के लिए अलग है, दूसरा है, और ये सारे हालात भी हमारे सामने हैं। वजूहात और फिर इसका सलूशन भी कोई होगा आपकी नज़र में? एक अदीब दानिश्वर क्या सोचता है? 2-3 चीज़ें जो है ना जी, हम कुछ चीज़ों को मिक्स अप कर रहे हैं। उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बुनियादी तौर पे ये जो अदम बर्दाश्त है ये एक बीमारी है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक आपका स्टेट ऑफ माइंड है। जब आप उसमें जाते हैं तो आप ये सारा कुछ करना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे सारे मुहर्रिकात की तरह जब हम देखते हैं तो आपकी, मैं ज़ाती तौर पे ये फ़ील करता हूँ कि आपकी ख्वाहिशात का बढ़ जाना इसकी तरफ आपको लेके जाता है। जब आप अपने आप को, मसलन भी आपने बात की, जैसे डॉक्टर साहब कह रही थी कि जी वो तो बड़ा अमीर आदमी है, गरीब आदमी की हम बात करते हैं तो उसके साथ क्या है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी जो है ख्वाहिशात जब उससे बढ़ती हैं, वो कहता है कि जी मैं तो अरबपति हूँ तो मुझे खरबपति होना चाहिए। तो उस खरबपति बनने के लिए जितना उसको एक स्पैन ऑफ जो टाइम, उसको वक्त जो चाहिए, उस वक्त में उसने वो जो कुछ सोचना है उसको हासिल करने के लिए, तो वो यकीनन डेफिनेटली वो स्ट्रेस में जाएगा। और उस वक्त जो भी आदमी उसके सामने आएगा वो अपना गुस्सा और वो अपनी बात ना होते हुए देखते हुए उसके ऊपर यकीनन निकालेगा। फिर हमारी जो तवक्कुआत हैं, हम बहुत सारी लोगों के साथ, बहुत सारी शख्सियात के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ हम तवक्कुआत बांध लेते हैं कि यार ये जो फ़लाँ हमारा जो बंदा है ये हमारा फ़लाँ काम करवा देगा, मगर जब वो काम नहीं होता तो फिर एक मेंटल इलनेस की तरफ हम जाते हैं। चौधरी साहब की तरफ मैं आता हूँ। चौधरी साहब, ये जो दीन की हम बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, और उसमें इस्लामी नुक्ता नज़र से हमने बात करनी है, तो उसमें उलमाए कराम का भी तो एक बहुत अहम किरदार है। मैं ये समझता हूँ कि उलमाए कराम का बड़ा अहम रोल है, अगर वो अपना रोल ये करें। और इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। ये जो समाज की खिदमत करते हैं, जो समाजी कारकुन हैं, तो मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। वैसे तो हमारे मुल्क में एक माइंड सेट है जिसका मैंने पहले भी आपसे सामने कहा कि कुछ लोग अपने आप को, कोई तबका है जो हाकम समझता है और बाकी सबको रियाया समझता है। उससे भी आपने जैसे शायद अबरू साहब ने कहा या मेरी बहन ने कहा कि वहाँ पे कुछ लोग सिग्नल को भी तोड़ते हैं और उनका तो कोई मुआशी प्रॉब्लम नहीं है, तो बड़ी गाड़ी में है। तो वो ये वजह है कि कानून का यकसा इतलाक़ नहीं। वो ये समझते हैं कि हमें कानून से हम बालातर हैं, कानून सिर्फ गरीब के लिए। फिर जो आपके यहाँ अदल के अंदर, अदालती निज़ाम के अंदर इतनी पेचीदगियाँ और नाइंसाफ़ियाँ हैं, वहाँ से भी बहुत सारे, अभी नूर मुकद्दम केस का ज़िक्र हम कर रहे हैं कि देखिए अगर उसको भी मैनेज हो गया खुदा ना खास्ता, तो ये जो नज़र आता है हमारे मुआशरे में, तो बहुत सारे ऐसे जो ताकतवर लोग हैं उनको कभी सज़ा नहीं मिली। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ख़ुद कहते हैं कि इसमें ताकतवर के लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग कानून है। तो हमें कानून का यकसा इतलाक़ करना चाहिए, हमें इंसाफ सस्ता मुहैया करना चाहिए, हमें इस तरह के ये नूर मुकद्दम जैसे केस को एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए। चौधरी साहब की बात को मैडम फौजिया आपकी तरफ लेके आएँ, तो आप इसको, आप तो समाज के बहुत करीब हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये किया कि बहुत सारे लोग जो मुआशरे में रहते हैं, इलाज का मसला है उनका, एजुकेशन का उनका मसला है, या फिर जॉब्स का मसला है, या वो मुआशरती सेटअप का मसला है, तो कुछ तो इक़दामात हुकूमत ने की, इससे कुछ परेशानियां कम हुई हैं, उससे रिलैक्सेशन आनी चाहिए, लेकिन अदम बर्दाश्त बढ़ रही है। हुकूमत के एंड से चीज़ें हो गई हैं, आगे वो इम्प्लीमेंट जब होती हैं, जिस डिपार्टमेंट में होती हैं उस डिपार्टमेंट की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे आपके हेल्थ कार्ड्स इशू हुए, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़दाम है, अब उसको प्रॉपर तरीके से लेकर चलना आपके हेल्थ डिपार्टमेंट ने। वहाँ पे जब लोग जाते हैं, एक चीज़ वो न्यूज़पेपर में अनाउंस हो जाती है या वो न्यूज़ में सुन लेते हैं कि गवर्नमेंट ने ये इक़दामात किए हैं लोगों के लिए। वो जब उस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए जब वो लोग जाते हैं और उस डिपार्टमेंट को अप्रोच करते हैं और वहाँ पे उन्हें वो प्रॉपर तरीके से वो अकामोडेट जो करना चाहिए वो उनको नहीं हो रहे होते, और उनको वो एक लंबी कतार में बांधा जाता है। उसके बाद एक लंबा प्रोसीजर बताया जाता है जो कि टीवी में बहुत आसान तरीके से
ब्रीफिंग हो चुकी होती है जिसकी, जब वो एक्चुअली उस जगह पे जाते हैं तो वो जो प्रॉब्लम्स जब फेस करते हैं तो डेफिनेटली फिर उनके अंदर एक चीज़ क्रिएट होती है और वो है अदम बर्दाश्त। डॉक्टर साहब, ये लोगों के पास आप जाते हैं, उनकी जो हाजतें हैं, जो उनकी ज़रूरियात हैं, उस पे आपकी बात होती है। अब बैंक कहता है कि हुकूमत कहती है बैंकों के पास जाएं, कर्ज़ा लें, अपने घर बनाएं, और ख़वातीन के लिए 20 से 25% तक मुख्तस कर दिया, लेकिन लोग उधर जा नहीं रहे। उसमें क्या है, लोग क्यों नहीं जा रहे? सर देखिए, एक तो ये एक अवेयरनेस इसके लिए लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ख़वातीन के लिए कोई इक़दामात जो हुए हैं उन पे ख़वातीन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, उन्हें पता चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप जो नफ्सियात क्या सलूशन क्या होगा? अब माशरा तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहा है, उसमें अदम बर्दाश्त भी हो रही है, रवैये भी तब्दील हो रहे हैं, सलूशन क्या है? अगर एक हद से अदम बर्दाश्त ज़्यादा हो जाए तो उनको ये ज़रूरी है कि माहिर नफ्सियात से बिल्कुल रब्ता करना चाहिए और उसका इलाज भी करना चाहिए। अब लेकिन जो मुआशरे में आजकल इंटॉलरेंस और वो अदम बर्दाश्त जो पाई जा रही है, एक तो जिस तरह मैडम ने बताया कि फैसिलिटीज़ बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, उनको एजुकेशन होनी चाहिए, वहाँ पे पता हो कि क्या प्रोसीजर है, किस चीज़ में कहाँ पे आपने जाके क्या काम करना है, ठीक है। अगर हमें प्री एम्प्टिव या पहले से पता होगा कि क्या प्रोसीजर है, क्या करना है, तो हमारे लिए ये आसानी हो जाएगी। जिस तरह उन्होंने बताया कि हमारी तवक्कुआत इतनी ज़्यादा होती हैं कि कोई काम हमारा किसी को हम कह दें तो वो फ़ौरन कर दे, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। अगला बंदा भी कुछ मुश्किलात में होता है कि वो आपका काम इजीली नहीं कर सकता। तो बात समझने की है कि हम उस तरह एक्सेप्ट नहीं करते, हम समझते नहीं हैं कि अगले बंदे की क्या मुश्किलात हो सकती हैं। ज़ाहिरी बात है, जब कर्ज़ा लेने जाएंगे तो वहाँ पे एक आप अकेले तो नहीं हैं, वहाँ पे हज़ारों और लोग आए हुए होंगे। अब इतने ज़्यादा मैन पावर को वो 2 काउंटर के पीछे लोग बैठे हुए मैनेज कर रहे हैं। तो एक तो ये कि एजुकेशन भी लोगों को मिलनी चाहिए, लोगों को इस बात की तसल्ली मिलनी चाहिए कि उनका काम अगर होना है, कोई पेंडिंग है, तो वो हो जाएगा। हम यहाँ पे ओपीडी में ये देखते हैं कि लाइन नहीं बनाते लोग, ठीक है। हालांकि उनको पता है कि डॉक्टर साहब बैठे हैं, लेकिन उनको बस ये होगा कि डॉक्टर साहब अभी 2 मिनट बाद निकल जाएंगे और बस फिर गायब हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता, अगर किसी की ड्यूटी है तो वो ड्यूटी करके उधर जाएगा, उधर बैठेंगे। तो अगर आवाम को ये पता हो चीज़ें, लेकिन डॉक्टर साहब है तो है ऐसा ना कि अगर पेशेंट खड़े हैं 200 और डॉक्टर है 1, तो लाजमी बात है वो 40-50 ही देख पाएगा, उसकी तादाद बढ़ानी होगी। बिल्कुल 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 यही बात है। अब वो 1000 लोगों के लिए 2 लोग जो बैठे हैं काउंटर के पीछे, अगर उसकी जगह को 50 लोग हों तो फैसिलिटेशन हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर ज़्यादा हों, अगर 200 लोगों के लिए अगर 2-3 डॉक्टर बैठे हों, एटलीस्ट वो भी मैनेज कर सकते हैं। अकेला डॉक्टर बिल्कुल मुश्किल होता है। पुलिस का फ़र्ज़ होता है कि वो मदद करती है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपके पास आते भी हैं, वो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं, या फिर वो जब ये बात कहते हैं कि हम वहाँ पे गए, हमारी बात सुनी नहीं गई, या फिर मुआशरे के अंदर मसाइल खड़े हो जाते हैं कि वो जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था पुलिस से वो भी नहीं मिलता, वो भी अदम बर्दाश्त की तरफ ले जाता है। जी बिल्कुल है, इसी तरीके से है। और मुझे भी यहाँ रहते हुए 32 साल हो गए हैं और मुख्तलिफ़ थानों में मैं मैसेजशिप गुजार चुका हूँ। कई ऐसे वाक़यात आते हैं, कई ऐसे लोग आते हैं को बिल्कुल ऐसे आते हैं, लेकिन हम उनके साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं। लेकिन ख़ुद पुलिस जो है ना, ख़ुद भी अदम बर्दाश्त में है। जो छोटा तबका है, जो कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक, उनके भी अपने मसाइल हैं, यानी उनको भी बड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है। बिल्कुल उनकी तरफ अगर तवज्जो दें तो अगर आप मुझे अच्छा फैसिलिटेट करेंगे, मैं आपको अच्छी रिज़ल्ट दूंगा। लेकिन पुलिस कोशिश करती है कि हम उनको सॉल्व करें उन लोगों को, लेकिन बंदा आता है कहता है कि मुझे अभी इसी टाइम इस वक्त दे दें, जो पुलिस के हाथ में नहीं होता। मैं कहूँगा कि जो पिछली सदी थी वो रशियन अदब जो है वो इस पूरी दुनिया में मुरव्वज रहा। पुष्किन, टॉलस्टॉय और बड़े बड़े जो लिखने वाले, दुनिया के बड़े लिखने वाले थे, उनकी जितनी भी तहरीरें थीं उनमें उन्होंने यही डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आपकी तकसीम जो है, गैर मसावी जो तकसीम है, वो दौलत की हो, आपके अखलाक़ात की हो, आपकी मुआशी बदाली हो, आपकी कोई भी वो जो जहाँ पे भी आपकी होगी तो डेफिनेटली ये बढ़ेगी। उनका बैन सतूर जो उनकी लिखतें हैं, जो उनकी शायरी थी, जो उनकी कहानियाँ थीं, उनके बैन सतूर था मसावात।
جب تک اس سوسائٹی میں, کسی بھی سوسائٹی میں, ہر چیز میں یہ ڈسکرمنیشن ختم نہیں کی جاتی, اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں تو گے. اس کا مطلب ہے وزیر اعظم صاحب کی جو سمت ہے کہ مدینہ کی ریاست کو رول ماڈل بنا کے آگے بڑھیں, یہ سمت ٹھیک ہے؟ بالکل 100% درست ہے. دیکھیں مذہب سے دوری, بہت سارے ہمارے دوستوں نے یہی بات کی کہ ہم بہت ساری چیزوں کو چھوڑ چکے. ہم مطالعہ ہم نہیں کرتے, میوزک سے ہم نے اپنے آپ کو کہیں دور لے گئے. ہم نے اپنے بچوں کو جو ہم اپنے عہد کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے بڑے جب بیٹھتے تھے تو چھوٹے انہیں بیٹھتے نہیں تھے جا کے. اب بچہ کہتا ہے, دادا کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ ایفل ٹاور کیا ہے, آپ کو کیا پتہ ہے, اور وہ جواب میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. وہ اخلاقیات پڑھائے گا جہاں پہ دنیا کے سب بنیادی سبجیکٹ پڑھائے جا تربیت رہے کی ہیں. کمی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک آخری ورڈ جو آپ لفظ ایک لائن بولیں گے تو وہ کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ بس میں یہی کہوں گا کہ جناب ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں, محبت, امن اور آشتی کے ساتھ جئیں, خود بھی خوبصورتی کے ساتھ جئیں, دوسروں کو بھی اچھے طریقے سے جینے دیں. جی عبدالرؤف صاحب. برداشت کرنے کا ایک تو مادہ ہونا چاہیے بندے کو, اور انسان ہے, انسان لفظ نکلا ہوا ہے انس کی معنی ہے پیار. انسان ناخون سے لے کر چوٹی تک پیار ہی پیار ہے. واہ, کہ یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی, اخوت کی جہانگیری, محبت کی فراوانی, بتان رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تورانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.